हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 19 फरवरी 2024 को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आपके 19 फरवरी 2024 के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि मेजनी कौन था, और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में इसका आंसर लेके आइएगा कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का योग सेनापति था जिसने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो मेजनी थे। और यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सन 1831 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। दोस्तों, बात है सन 1806 ईस्वी की, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया था, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ था। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया था और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई थी। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे कि खूनी रविवार क्या है। दोस्तों, बात है 9 जनवरी 1905 ईस्वी की, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पे बर्बरतापूर्वक गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 को। और रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो ये भी याद रखिएगा, रूस का सम्राट होता है। अगला सवाल कहता है कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सन 2016 में पूछा गया है और आपके भी एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मन राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हो गए थे। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग विहीन राजविहीन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत था दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद में अगला सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। देखिए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहते हैं, किंतु वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार हो गया था, यानी अधिपत्य हो गया था, लेकिन कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। उसके बाद में ये जो सवाल है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, ये 100% आपके एग्जाम पेपर में ट्रेंड करने वाले हैं। तो जल्दी से इसे लिखकर याद कर ही लीजिए कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई थी। रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, जिससे उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिससे रूस की व्यवस्था काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी। यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने अपनाया था, तो लेनिन ने अपनाया था। कब अपनाया था दोस्तों, तो सन 1921 ईस्वी में अपनाया था। यदि आपसे पूछा जाता कि नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू की गई, तो याद रखिएगा सन 1991 ईस्वी में लागू की गई। उसके बाद में कहता है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। दोस्तों, जिनेवा समझौता सन 1954 में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हो गया था, जिसके अनुसार वियतनाम को 2 भागों में
बांट दिया गया था। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहां साम्यवादियों की सरकार बनाई गई थी, और दूसरा का नाम है दक्षिण वियतनाम, जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ही मज़ेदार है। याद रखिएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अगला सवाल कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों बता दीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बगान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे महात्मा गांधी सन 1917 में चंपारण आए और चंपारण आकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1917 में। किसने इसका नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। एक और सवाल याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला राष्ट्रवादी आंदोलन कौन सा था, तो यही था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला सवाल करता है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। बता दीजिएगा कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला होते हैं चुनाव में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना। अगला सवाल कहता है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। दोस्तों यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है और साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है, उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है। अब अगला सवाल कहता है दोस्तों कि चिपको आंदोलन क्या है। बता दीजिएगा कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से जाकर चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मार कर भगा दिया करते थे। अगला सवाल आ गया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे। बता दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में चलाया गया था, जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए थे। उसके बाद में पहला परिणाम लिखिएगा तो रोमन नंबर 1 में लिख आइएगा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हो गया था। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने पहली बार समानता के आधार पर कांग्रेस से बातचीत किया था। रोमन नंबर 5 में लिख आइएगा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित किया था। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल 14 कहता है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु के उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे तो उसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि रूस के क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों से यह बात को स्पष्ट कीजिए। बता दीजिएगा कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है। रोमन नंबर 1 में लिख आइएगा कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों को भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा की स्तर 2 खेमों में विभाजित हो गया था, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके बाद भी यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप।
अगला सवाल कहता है ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन के बीच में किन्हीं दो विभिन्नताओं को उल्लेख कीजिए। तो आराम से इसका आंसर लिख आइएगा कि गांव और शहर के बीच में काफ़ी ही ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। ग्रामीण जीवन में जहां सादगी एवं संतुष्टि देखने को मिलती है, वहीं पे नगरीय जीवन में ज़्यादा चमक दमक, बनावटी एवं भागदौड़ तथा अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। गांव की आबादी कम होती है जबकि नगर की आबादी गांव की अपेक्षा ज़्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका होते हैं जबकि शहर में व्यापार एवं उत्पादन मुख्य आजीविका होते हैं। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ अर्थात शुद्ध होता है जबकि शहर में प्रदूषित वातावरण, शिक्षा, यातायात एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है। शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इन बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार इत्यादि का अभाव रहता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संभावनाएं होती है। शहरों में जहां भव्य अट्टालिकाएं होती है, वहीं पे गांवों में छोटे छोटे बने ईंट तथा मकान होते हैं। अगला सवाल कहता है कि पांडुलिपि क्या है। ऐसे सवाल 2 नंबर में ऑलरेडी एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। बता दीजिएगा कि कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने से पहले भारत के लोग भोजपत्र, ताड़पत्र एवं हस्त निर्मित कागज पर अपने हाथों से लिखते थे। यही जो रचना है ना, यही रचना आगे चल के पांडुलिपि कहलाई। पांडुलिपि द्वारा हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाएँ और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। अगला सवाल कहता है कि भाषा नीति क्या है। तो आसान शब्दों में जान लीजिए कि भाषा के चलते देश में किसी प्रकार का अड़चन या गलबा ना होने देना भाषा नीति कहलाता है। भारत में लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग के विरोध के बावजूद भी गैर हिंदी भाषा का प्रयोग जारी है। हिंदी भाषा के प्रदेशों में मांग होने के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन भी हुआ था और इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग की मान्यता देकर सुलझा दिया था। अगला सवाल कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखिए, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जिनके सोच विचार भिन्न भिन्न थे, अर्थात वे अलग अलग सोच विचार के थे। वे धार्मिक एवं जातिगत रूप से भी एक नहीं थे। यही सब जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। और इसके बाद में कहता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर राष्ट्र पर अधिकार करके उसका शोषण करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने लगी जिसकी खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी और इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद का जन्म दे दिया। अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। देखिए, गुटेनबर्ग ने सीसा, टीन और बिस्मथ के मिश्र धातु के द्वारा अक्षर तथा मुद्रण स्याही बनाया जिसके माध्यम से छपाई का कार्य होने लगा। अगला सवाल है एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं। देखिए, कैथोलिक चर्च के पादरियों ने समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगाने के कई कार्य अपनाए जिसे एक्विजिशन कहा जाता है। समाचार पत्र चर्च के बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धिक माहौल का निर्माण करने लगा जिसके कारण लोग धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाने लगे। अतः इससे क्रोध में होकर कैथोलिक चर्च के पादरियों ने एक्विजिशन लगा दिया। तो उसके बाद में अगला सवाल भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करें तो इस सभी क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट किए जा चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वेबसाइट का, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप वाले चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जाकर सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।